नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। रात के समय 9 बज चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पे चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन लगातार कम हो रहा है, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से पर्चा जब भरा है, जिसे लेकर लेफ्ट काफी नाराज है, गुस्से में है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। 2024 का रण तेज हो गई है जंग। आज का टक्कर सीएनबीसी आवाज का बुधवार एडिशन, वेडनेसडे एडिशन, इसी विषय पर व्यूअर्स। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि 24 के चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा करप्शन यानी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो पार्टी सबसे ज्यादा घिरी हुई है वो है आम आदमी पार्टी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक नए इल्जाम के साथ सामने आई। अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। देखिए, दिल्ली सरकार का जो जेल विभाग है वो दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है, तो सरकार तो इनकी है। उनको चाहिए कि अपने अधिकारियों से भी कहें कि उनका ध्यान रखें। अरविंद केजरीवाल को बिस्तर घर का मिल रहा है, खाना उनकी पत्नी खुद बना के भेज रही हैं, तो कमी किस चीज़ की रह गई है? इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। इस सियासत के बीच पार्टियों में भागम भाग का सिलसिला जारी है। बॉक्सर विजेंद्र कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। टिकट न मिलने से नाराज महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने उद्धव गुट का दामन थाम लिया। और बिहार के मुजफ्फरपुर से भी बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस बीच राहुल गांधी ने वायनाड से आज पर्चा भर दिया है। जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता चरण दास महंत ने पीएम मोदी पर शर्मनाक टिप्पणी कर दी। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, चुनावी चाल, भ्रष्टाचार की ढाल। तो व्यूअर्स, अब रुख करते हैं सीधा सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। चुनावी मैदान में बढ़ते टेम्परेचर अर्थात तापमान का विश्लेषण आपके समक्ष है। भ्रष्टाचार पर आर पार। विपक्ष इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर बना है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। इनफैक्ट विपक्ष ने ईडी के खिलाफ एक संयुक्त रैली भी करी थी, याचिका तो दी ही थी। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर पूरा विपक्ष लामबंद हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर। पीएम मोदी बोले तीसरे टर्म में करप्शन पर और सख्त एक्शन होगा, पर स्पष्ट रूप से बीजेपी
कह रही है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। और जब 2014 में मोदी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बढ़ता हूं मैं आगे। आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स, यानी बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने थामा है अब हाथ उद्धव ठाकरे का। नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू ने छोड़ी कांग्रेस। संजय निरुपम भी पार्टी से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो भी शिवसेना शिंदे गुट के साथ शामिल हो सकते हैं। गठबंधन में खींचतान, वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर लेफ्ट ने खोला है मोर्चा। ममता बोली, कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है। यह अपने आप में बड़ी बात है जो ममता बनर्जी ने बोला। रामपुर के बाद समाजवादी पार्टी का हाल देख लीजिए क्या है। रामपुर के बाद मेरठ सीट पर भी समाजवादी पार्टी का कंफ्यूजन है। चाचा शिवपाल का बदायूं से चुनाव लड़ने से इंकार है। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल क्या है, क्या बीजेपी अपने पक्ष में और विपक्ष अपने खिलाफ माहौल बना रहा है? आज का यह बड़ा प्रश्न है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ इस चर्चा में है। किशोर तिवारी मेरे साथ है, शिवसेना उद्धव गुट के। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मेरा स्पष्ट रूप से अनुराग भदौरिया आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि आप बार बार गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की चिंता नहीं कर रही है, दूसरों में ताका झाकी कर रही है। ये नहीं बताएगी कि मुजफ्फरपुर के सांसद ने क्यों इनका साथ छोड़ा, ये नहीं बताएगी राहुल कसाना ने इनका सांसद से क्यों साथ छोड़ा, ये नहीं बताएगी विजेंद्र सिंह ने इनका साथ क्यों छोड़ा, ये भी नहीं बताएगी कि 4 सीटिंग सांसदों ने लड़ने से मना क्यों कर दिया और हर्षवर्धन जी को मार्गदर्शक मंडल में क्यों भेज दिया। ये भी नहीं बताएगी। ये भी नहीं बताएगी कि इनके दो सांसद जिनको उन्होंने टिकट दी, चाहे वो यहां से बाराबंकी से सांसद हो और चाहे पवन सिंह हो आसनसोल से, उन्होंने कहा भैया हम नहीं लड़ेंगे। तो आपका तो कोई लड़ना नहीं चाह रहा जिनका टिकट डिक्लेयर कर देते हैं। अब सवाल जो आप पूछ रहे हो, सवाल यह है कि इस देश के अंदर में जो गठबंधन बना है, गठबंधन राष्ट्र को बचाने के लिए बना है। तो राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र बचाना मतलब क्या होता है? हमारी नीतियां अलग हैं, हमारा दल अलग है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलानी है, इसलिए हम सब एक हैं और हम सब मिलकर सत्ता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी एक सेकंड, आप जल्दी में विजेंद्र सिंह को भी कांग्रेस में ज्वाइन करा के वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के अंदर आए हैं। जल्दी में आपने उनको विजेंद्र सिंह को आपने उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा दी, वो कांग्रेस छोड़ कर आए। एक सेकंड आप सुनिए। ना बीजेपी ज्वाइन कराया, बीजेपी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ताका झाकी, एक सेकंड, बीजेपी ताका झाकी कर रही है। अब ममता बनर्जी अगर बोल रही है कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है बंगाल के अंदर, तो बीजेपी ताका झाकी कर रही है या ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस के साथ मत जाइए? अब बोलिए। तो आप ये बोल दिए, ज्योति मिर्धा जी जो कह रही हैं कि हमें दोनों सदन में बहुमत चाहिए, तो क्या संविधान बदलने की बात कर रही हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है कि संविधान बदलने के लिए वोट हो रहा है? और इसके पहले इनके एक एमपी ये बोल चुके हैं संविधान बदलने के लिए हमें वोट चाहिए, 405 चाहिए। तो क्या आप संविधान बदलना चाहते हैं? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में भी बात करके क्या करेंगे? जो हो गया उसके बारे में बात करना नहीं चाहते, जो हुआ जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। नहीं देखिए, ज्योति मिर्धा जी बोल रही है, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा अनुराग जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल जवाब आराम से इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत की दुकान खोली हुई है आप लोगों ने। तो सवाल मेरा बहुत सरल है। ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है, आपकी पार्टी में क्या सिर्फ टॉवल चल रहा है? मैं उस पर नहीं आ रहा, आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए कायदे से। इसके मायने क्या है? जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। सुनो ना, ममता जी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है हम सब एक साथ हैं। तो ममता जी चूंकि पश्चिम बंगाल में लड़ रही हैं, वहां कांग्रेस उनके साथ नहीं लड़ रही है, उन आमने सामने चुनाव हो रहा है, तो अपनी बात कह रही है, लेकिन चाहती वो भी यही है कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। इसलिए वो जो जहां वोट मांगेंगी वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगेंगी, और जहां उनका कैंडिडेट आमने सामने लड़ रहा होगा तो हो सकता है उनकी भाषा चली हो, लेकिन वो चाहती हैं दिल से, वो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश, लेकिन अब दिल से कुछ भी चाह रही हो, मुंह से बोल रही है कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, मैं अब सुधांशु जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी से राय लेता हूं।
देखिए आप निरंतर बोलते हैं, 4.5 मिनट बोले तब भी आपको तसल्ली नहीं। मेरे साथ किशोर भाई हैं। किशोर जी, आपकी अच्छी बात ये लगती है कि आप मुस्कुराते हैं, हश्र जो भी हो, हाल जो भी हो, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आपने बीजेपी के एक सांसद को तोड़ लिया है, लेकिन दूसरी तरफ आपने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। संजय निरुपम को लेके संजय राउत ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन संजय निरुपम ने भी बहुत कुछ बोला और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला है कि अब की बार अगर तीसरी टर्म में मैं आ रहा हूं और भ्रष्टाचार पे और बड़ी कठोर कार्रवाई करूंगा। नहीं आमिष, ये बात बहुत अच्छी है। मेरा आक्षेप है प्राइम मिनिस्टर की इस बात से कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल कसेंगे। अब मुझे बताइए, अजीत पवार जिनको वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी कहते थे, फिर छगन भुजबल जी है, अशोक चौहान जी है जिन्हें फौजियों की जमीन हथिया ली थी, और मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा हमारे नागपुर से जो कोयला भ्रष्टाचार हुआ था, 6 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार कह रहे थे, और नवीन निश्चल और अपने नवीन और दासरी नारायण राव, इनको ही इन्होंने आरोपी बताया था, तो उनको ही अभी ये सम्मानित कर रहे। महाराष्ट्र में तो उन्हें अर्थ मंत्री बना दिया गया था अजीत पवार को। तो लोगों का विश्वास नहीं बैठ रहा कि यह लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई कल देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे आप इस आदमी को जेल में क्यों रख रहे हैं, इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए तो कब लिए बताओ, क्या बताओ, वो आदमी को छोड़ दिया। अब कैसा होता है अमीश की ये सब बातें किरकिरी बीजेपी की बढ़ा रही है। आपने मुझे बोला संजय निरुपम की बात, किरकिरी अभी तो अलायंस, आपके अलायंस में कितने किरकिरी हो रही है एक दूसरे के साथ, अलायंस नहीं फॉर्मुलाइज हो पा रहा। एक मिनट अमित जी, एक बात मैं बताऊं, भ्रष्टाचार पर तो एक साथ आ रहे हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं हो रहा, रायता तो आपका फैला हुआ है बहुत। एक मिनट, मैं मेरी बात सुन लो तुम। महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है वो महायुति के अंदर है। हमको छोड़ के एकनाथ शिंदे गए, उनके साथ हमारे सांसद गए, 4 सांसदों का टिकट काट दिया गया। एक हिंगोली के मेरे मित्र है हेमंत पाटिल, इनका नाम अनाउंस किया, बीजेपी ने नाम काट दिया। आज नागपुर यवतमाल की भी भावनाताई गवली, उनका भी टिकट काट दिया गया। नागपुर के मेरे मित्र तुमाने, उनका भी टिकट काट दिया गया। ऐसी परिस्थितियां है कि एकनाथ शिंदे की हालत खराब, अजीत पवार की हालत खराब, बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर रही है। यह बात हम जो करते थे वो सच हो गई है महाराष्ट्र के ठीक है, मैं जवाब लूंगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से, लेकिन महत्वपूर्ण इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है, बागपत से बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ये एक और ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदला है। कल चाचा शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, कहा था मेरे बेटे आदित्य को आगे कर दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी थी। ये हो क्या रहा है अनुराग भाई आपकी पार्टी के अंदर? कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा, कोई लड़वाना नहीं चाह रहा, ये खेल क्या हो रहा है? सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने आज बोला है चुनावी रैली के अंदर कि हम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं और ये भाग जाते हैं। ये भागना ही तो हुआ है। देखिए ऐसा फलाना नहीं लगेगा, ढमकाना लड़ेगा। भाई ये हमारे, अरे बोलने दीजिए। हमारे पार्टी के अंदर में लोकतंत्र है। जब वहां कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ बदायूं में, कार्यकर्ता सम्मेलन में जनता ने कहा कि आप यहां पे लेके आइए कैंडिडेट, उनके बेटे का नाम लिया, बोले आप उनको लेके आइए क्योंकि यूथ कैंडिडेट यहां पे लड़ेगा तो हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में मांगा गया, कार्यकर्ता सम्मेलन में नाम अनाउंस हुआ। ये कोई कार्यकर्ता सम्मेलन से ही वहां पे जनता की मांग पे ये चिट्ठी लिखी गई राष्ट्रीय नेतृत्व को कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे टिकट जो मांगी जा रही है, लोकतंत्र है, लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं लोकतंत्र है। कहां भाग रहे हैं? अरे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, कहां भाग रहे हैं? भागा कौन है? कार्यकर्ता ने नाम मांगा, अभी नाम अनाउंस हो जाएगा। शिवपाल यादव ने इनकार कर दिया, भारतीय जनता पार्टी रही है जैसे चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कंफ्यूजन पार्टी में है कि एक सीट पे 4 दावेदार हो गए हैं, 4 लोगों को खड़ा कर रही है पार्टी, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। भाई
आदित्य आपको ऐसा नहीं confusion है। नहीं लग रहा है? आदित्य यादव के नाम पे कार्यकर्ता ने नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल जी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने कहा आदित्य यादव जी को लड़ाइए, यहाँ पे आदित्य यादव जी यहाँ से जीत के जाएंगे, भारी मतों से जीतेंगे। कार्यकर्ता के कहने के अनुसार वहां पे रिक्वेस्ट भेजी गई राष्ट्रीय नेतृत्व को। मतलब कार्यकर्ता ने बोला कि शिवपाल जी के बेटे को लड़वाइए तो वो चुनाव जीतेगा। कार्यकर्ताओं ने बोला कि शिवपाल जी के बेटे को लड़वाइए चुनाव, वो चुनाव जीतेगा। कार्यकर्ता लड़के चुनाव नहीं जीत सकता। की मांग है, आदित्य यादव की मांग है। अगर आदित्य यादव की मांग है तो आप क्या कर लोगे? जब कार्यकर्ता मांग रहा है तो कर क्या लोगे आप? कार्यकर्ता कह रहा है आदित्य यादव को लड़ाइए, तो आपको कार्यकर्ता की बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी है कि हमने यहां से अनाउंस कर दिया और सुबह लिस्ट आ गई, उसमें से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में तो राजनाथ सिंह ने अपने बेटे की टिकट खुद से देने से इनकार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी में तो राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को खुद से टिकट देने से इनकार कर दिया था। कहा मैं अपने बेटे को खुद से टिकट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। टिकट लौटाया था पंकज सिंह ने, और ये ऑन रिकॉर्ड है, बात ऑन रिकॉर्ड है। पॉइंट ये है, अब बागपत में क्या हुआ? ऑन रिकॉर्ड है कि वो एमएलए है, ऑन रिकॉर्ड है कि उनका बेटा एमएलए है नोएडा से। क्या बात कर रहे हैं आप? जनता गुमराह मत कीजिए, उनका बेटा एमएलए है नोएडा से। गलत है, नोएडा से एमएलए बनाया हुआ है और आप कह रहे हो कि नोएडा से एमएलए कब बना? वो पहली बार नोएडा से एमएलए कब बना? 2017 के अंदर। उससे पहले उनको कब टिकट मिला था? और जब राजनाथ सिंह ने मना कर दिया था। आपकी जानकारी है नहीं, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। इसलिए अनुराग भाई मैं आपको बोल रहा हूं, जानकारी नहीं। पॉइंट नंबर 2, बेटे को टिकट क्यों मिला? में क्या खेल हुआ? राजनाथ सिंह का बेटा है कि नहीं? वो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं कि नहीं? कमाल की बात करोगे आप भी। भारतीय जनता पार्टी में किसी का बेटा, किसी का भाई अगर एमपी बन जाए तो परिवारवाद नहीं। हमारे यहाँ किसी का भाई बेटा एमपी बन जाएगा तो परिवारवाद है। ये तो पहला डेफिनेशन मुझे मिल रहा है भैया। कि भैया बीजेपी में रहेंगे तो बाप बेटे के रिश्ते अलग होते हैं, और समाजवादी में रहोगे तो बाप बेटे के रिश्ते अलग होते हैं। अखबार में एक अखबार के आंकड़े के अनुसार, एक जाने माने अखबार के आंकड़े के अनुसार 32 से 34 लोग यादव परिवार के समाजवादी पार्टी में या तो किसी पद पर है, या सांसद है, या विधायक है, या कौन से पद पे? या फिर पार्टी के किसी पद पर है, या फिर अरे भाई गिना दीजिए ना। अरे मैं तो गिनाने को बोल रहा हूं, गिना दीजिए। काहे को यार, आप गिना दीजिए यहाँ पे कौन कौन है अभी यहाँ पे मंत्री है, या कौन कौन एमएलए परिवारवाद से बना दीजिए। अरे भाई जनता अगर चुनेगी किसी को, आपको याद होगा पिछली बार 80 लोगों को टिकट दी गई थी, 5 लोग जीते थे। जनता ने किसको जिताया था? मैनपुरी जिताई थी कि नहीं जिताई थी? आजमगढ़ जिताया था कि नहीं जिताया था? बदायूं जिताया था कि नहीं जिताया था? अब अगर जनता किसी को जिताएगी तो हम जनता का अपमान तो नहीं कर सकते ना देश के अंदर में। ये लोकतंत्र है, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा, जनता जिसको हराएगी वो हारेगा। लेकिन हराया भी तो था। कमाल है भाई। 14 में हराया, 17 में हराया, 22 में हराया, अब 24 की बारी है। अरे तो वही जनता जिताती है ना, तो वही जनता जिता रही है ना। 14 में कितने लोग जीते थे आप बताइए? 19 में कितने लोग जीते थे आप बताइए? कौन कौन जीते थे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी इस समय की बहुत बड़ी खबर आई है। सुधांशु त्रिवेदी बहुत बड़ी खबर आई है कि अब समाजवादी पार्टी अपना एक और कैंडिडेट बदल रही है। सूत्रों के वाले से खबर है, कल चाचा शिवपाल यादव ने बोला था मेरे बेटे को दे दे, और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो काबिल है और पार्टी चाहती है वो लड़े, कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो टिकट लड़े, वो उनको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े। नहीं, जो अनुराग जी कह रहे हैं मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। उनकी काबिलियत होती है, और काबिलियत सिर्फ परिवार के चश्मे से दिखती है। मुलायम सिंह जी जो धरती पुत्र थे, उनको पहले काबिलियत दिखी थी अपने भाई शिवपाल जी में, फिर रामगोपाल जी में, फिर बेटे में, फिर भतीजे में, फिर बहू में, फिर दूसरे में। तो मतलब वो बात ठीक है कि उनको उसी हिसाब से दिखती है, और आखिर में धरती पुत्र जो कहलाते थे वो केवल पुत्र के नेता बन के रह गए। यह स्थिति थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये जो रैलियां हो रही हैं, 31 मार्च को जो रैली हुई, इसका ना लोकतंत्र बचाने से मतलब है, ना मोदी जी को हटाने से मतलब है। इसका उद्देश्य केवल परिवार बचाना है और अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है। वास्तविकता ये है, और इसी कारण से इसमें कोई नई बात नहीं। अगर अनुराग जी से पूछा जाए कि अपने प्रथम परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम बता दें, यानी मुलायम सिंह जी के फर्स्ट ब्लड रिलेटिव या अखिलेश यादव जी के फर्स्ट ब्लड रिलेटिव में किसी एक का नाम बता दें जो राजनीति में किसी ना किसी पद पे ना हो, तो नहीं बता पाएंगे। यह वास्तविकता में परिवारवाद होता है, और इस कारण से जब सारी योग्यताएं उसी आधार पर देखी जाती हैं तो नैसर्गिक नेतृत्व नहीं उभरता। जैसे भारतीय जनता पार्टी में पिछले 60-70 सालों में आप देखिए नैसर्गिक नेतृत्व उभरा, एक के बाद एक लोग ऐसे उभर के आए। अटल जी, उसके बाद मोदी जी, इस ढंग के नेता उभर के सामने आते रहे।
इनके यहाँ क्या होता है कि जब से इनकी पार्टी बनी है तब से बिल्कुल एक सूत्रीय, एक स्वरूप में चल रहा। 1989 से 90 में इनकी पार्टी बनी थी और तब से एक ही परिवार के हाथ में सब कुछ है। और जो हमारे अभी तिवारी जी बैठे हुए हैं, बताइए वहां तो क्या स्थिति आ गई। कहां स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति कभी सरकार में नहीं रहेगा। बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें उद्धव ठाकरे जी भी बैठे हुए हैं, राज ठाकरे जी भी बैठे हुए हैं और वो दोनों का नाम लेके कह रहे हैं मैं जब चाहूं तो उद्धव या राज में से कोई भी सरकार में आ सकता है, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। और आखिर में वो जिजीविषा इतनी प्रबल हो गई कि जाके कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। ये कारण से समस्या होती है। तो आज की भारत की राजनीति की जो विचित्रताएं हैं वो हमारे विपक्षी दलों की जो स्वार्थपरता है या जो सत्ता लोलुपता है उसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां शिवसेना और एनसीपी एक पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी। तो वही स्थिति यहाँ किशोर तिवारी से जवाब ले लेते हैं इस बात का के साथ। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी शिवसेना से, शिवसेना उद्धव गुट से। किशोर जी नहीं, देखो जैसी जैसी परिस्थितियां आई महाराष्ट्र के अंदर, हमें सरकार देने के लिए उद्धव जी को आना पड़ा और उन्होंने 2.5 साल बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाई। उद्धव जी नहीं आए, शरदराव पवार लाए शर्त रख के। ये तो आपको भी पता किशोर भाई बात। शरदराव पवार ने शर्त रखी कि उद्धव जी बनेंगे और पॉलिटिकल पंडित कहते हैं यही करके उन्होंने उद्धव जी को फंसा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ना कैसी आंधी है उनकी। मैं अभी बता रहा हूं सुधांशु जी, महाराष्ट्र के अंदर आपकी कितनी सीटें फंसी है महायुति में, कितने उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। आपके उम्मीदवारों को टिकट नकारा जा रहा है तो वो पार्टी छोड़ दे रहे हैं। आपने एकनाथ शिंदे को लिया और उसके सांसदों को लिया और आपने 4 सांसद उनके बदल दिए। वो सांसद बगावत पे उतरे। आप देखो ना आपकी पार्टी में कितनी बगावत हो रही है, महायुति के अंदर कितना संघर्ष हो रहा है। और आप महाविकास आघाड़ी से लड़ोगे। आपका जो मुद्दा था, जो आप नहीं थे जब मैं बात कर रहा था, आपने महाराष्ट्र ये एक पूरे इंडिया में चल रहा है और अजीत पवार उसके क्लासिक एग्जाम्पल है। मोदी जी जो भी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जी। अजीत पवार जी को लेके जो किरकिरी बढ़ी है, क्योंकि अजीत पवार पर इन्होंने 8 दिन पहले बोला 70,000 करोड़ के करप्शन के चार्जेस है और उनको अभी क्लीन चिट देते, चार्जशीट में उनका नाम नहीं रहता। छगन भुजबल को क्लीन चिट देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके सुधांशु। वैसे मैं तिवारी जी से पूछना चाहूंगा, अजीत पवार जी को क्लीन चिट कब मिली थी? वो डेट बता सकते हैं आप? 2021 में किसकी सरकार थी? महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उस केस को क्लोज किया। कोई भी कुछ भी बोल देता है और हम जहां तक कहना चाहते हैं, हम तो अपने आरोपों पे कायम है। यदि हमने किसी के बारे में आरोप रखा तो हमने किसी से केस विड्रॉ नहीं किया है। आप चेंज हो गए। आप लोगों की सरकार का आधिकारिक बयान था कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एक मिनट पूरी बात कर लूं सर। महाविकास आघाड़ी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था सरकार के तौर पे, बतौर सरकार, कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कि आज कांग्रेस कह रही है छाती ठोक ठोक के, हां हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था, हमने भ्रष्टाचार किया था। पहले हां या ना बोल दीजिए, तब हम उस बात का जवाब देने को तैयार हैं। ठीक है, जवाब किशोर तिवारी शार्प रिप्लाई। किशोर शार्प रिप्लाई। इसके बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है एक और, मैं उसका रुख करूंगा। ओके किशोर तिवारी संजय निरुपम को शिवसेना उद्धव ठाकरे की वजह से कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को अपने मन मुताबिक झुका दिया है, दबा दिया है। वहां ममता बनर्जी दबा रही है, वहां सपा दबा रही है, वहां बिहार में आरजेडी दबा रही है, पप्पू यादव की चले चला टिकट काट दी गई। हुआ कि नहीं हुआ? कन्हैया कुमार का जो पूरा मैटर हुआ, जेएनयू में जो पूरी वारदात हुई और जो उन पे आरोप लगे, टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन्होंने कहा था, ये आरोप उन पे मढ़ा गया, बोला गया। उसके बाद उनकी टिकट को उनको इंश्योर किया गया कि वो चुनाव न लड़ पाए, जिसको कांग्रेस सबसे बड़ा नेता बता रही थी। यानी आप सब खेल रहे हैं कांग्रेस की दुकान, कांग्रेस की लुटिया डुबोने का।
अरे, संजय निरुपम छोड़ रहे हैं, संजय राउत खुश है। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, संजय राउत ताली बजा रहे हैं और आप भी ताली बजा रहे हैं। अरे आमिष, सुधांशु है ना बोलने को, तुम फिर इतना मैंने तो क्यों पॉइंट रखा आपके सामने, मैंने आपके सामने पॉइंट रखा। मेरे को जवाब देने देना। संजय निरुपम को आज कांग्रेस ने उनके स्टार प्रचारकों के लिस्ट से निकाल दिया। इसका मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो 21 सीटें शिवसेना को मिली है, उसमें कोई विवाद नहीं है, उम्मीदवारों में कोई विवाद नहीं है, कांग्रेस के सीटों में कोई विवाद नहीं है, शरद पवार के सीटों में कोई विवाद नहीं है। और सुधांशु जी, जो माहौल है अभी, जो माहौल है उसमें किसानों की नाराजगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जवाब, सुधांशु आपका जवाब, सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब पूर्ण करने दो भैया। ओके ओके संग, आपकी आवाज कट रही है, मैं वापस आऊंगा आपकी बात। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। विपक्ष ने बोला सर 16 मिनट। इन्होंने कहा है सर, संजय निरुपम ने, इनको कहना है संजय निरुपम को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर कर दिया। संजय निरुपम ने तो ओपनली बयान दिया कि कांग्रेस कार्यकर्ता खिचड़ी चोर का साथ नहीं देंगे। आपके गठबंधन सहयोगी और आपकी पार्टी के प्रत्याशी को सरेआम कांग्रेस का नेता, सामान्य नेता नहीं, जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, वो खिचड़ी चोर की संज्ञा दे रहे हैं और आप इतने पे खुश हैं कि स्टार प्रचारक नहीं है। क्या साहब, आप लोग यही समस्या है, सबके पुराने घाव इतने गहरे हैं कि संजय बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, जो एनडीए ज्वाइन कर रहा है, वो आदमी क्या अच्छा बोलेगा हमको? सुधांशु जी, ये क्या चल रहा है? आप तो चारित्र्य संपन्न आदमी है, ऐसी घटिया राजनीति में आप कहाँ गिर गए? मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसको आप पार्टी में ले रहे हैं। ने कांग्रेस छोड़ दी क्या? वो कांग्रेस के नेता हैं और खिचड़ी चोर बोल रहे हैं आपके प्रत्याशी को। आपने कहा है वहीं रहो और किरकिरी करो, आपने कहा है। आपके पास कितने दिन से टच में है वो? अच्छा, कितने दिन से टच में है वो? आप उनका कृपा शंकर बनाना नहीं चाहते आप, क्योंकि आपको मालूम है वो किरकिरे वाले हैं, वो आपकी भी। अब देखिए, अब मुझे लगता है अमीश जी, आपको इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगी से पूछना चाहिए। अब शिवसेना ने यह कह दिया कि संजय निरुपम भारतीय जनता पार्टी से डिक्टेट ले रहे, मतलब कांग्रेस की बेइज्जती की इंतहा कर दी कि कांग्रेस का इतना सीनियर नेता जो अभी तक स्टार प्रचारक की लिस्ट में था, जो मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है, उसको शिवसेना कह रही है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। और उसके बाद भी कांग्रेस उनके साथ ऐसे कहते हैं, हिंदी में एक कहावत होती है, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। नहीं, मैं एक बता देता हूं, महागठबंधन के अंदर संजय निरुपम ने जो कुछ भी कार्रवाई की, हम डिमांड करते हैं कि कांग्रेस ने उनको निकाल देना चाहिए। उन्हें संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस में वैसे ही काफी तंगी चल रही है, मुझ पर अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। एसपी नेता है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, महबूब अली का बड़ा अजीब बयान आया है। महबूब अली ने क्या कहा है, आइए आपको मैं बता देता हूं। महबूब अली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे अपने लोग हमें मार रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई पर बयान दिया है कि अपनों ने अपने पीटे हैं तो क्या बुराई है, यानी खुद के लोगों ने खुद की पिटाई करी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर डाली है। और यह घटना हुई है दानिश अली, जहां से कैंडिडेट है वहां पर। क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में अनुराग जी? एक तरफ चुनाव लड़ने की भागम भाग है, दूसरी तरफ पीटम पिटाई है, एक दूसरे को पीट रहे हैं। देखिए अमरोहा में समाजवादी पार्टी के नेता की जो पिटाई हुई थी उसमें बोला है महबूब अली। नहीं, आपको आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, इन्होंने पिटाई की दुकान खोल दी है। बोलने नहीं देंगे आप, दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है कि आप सवाल का जवाब नहीं देते। दिक्कत ये है कि आप अपने घर में नहीं देखते। दिक्कत ये है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं। दिक्कत ये है कि आप बोलने नहीं देते। प्रश्न है साइंस पे, आप फारसी में जवाब देते। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। हाँ तो सुन लीजिए, मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, इन्होंने पिटाई का मकान बना दिया। दोगे आप, ठीक हो गया, सवाल हो गया। एक सवाल को 20 बार पूछते हो, इससे नहीं कोई खुश होगा। सुनिए, मैं पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में जूतम पेजार देखा आपने? दे जूतम, याद है आपको कि नहीं याद है? एक सांसद एमएलए को कैसे जूतम पेजार कर रहा था, दिखाइए जरा दोबारा से टीवी चैनल पे, दिखाइए आप, तो हम जान जाएंगे कि आप एकदम निष्पक्ष बात कर रहे हैं। दिखाइए जूतम पेजार। यही रुकिए प्लीज यार, इनको ऑडियो डाउन करिए। नहीं, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। आपने बोला कि बीजेपी के एक सांसद और विधायक पे जूतम पेजार हुआ, आपने बोला कितने साल पुरानी घटना है?
कितने साल पुरानी घटना है? और क्या खबर न्यूज 18 ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी? न्यूज 18 इंडिया ने खबर चलाई थी, मैंने खुद खबर को पढ़ा था। क्या हुआ? अब बोलती बंद क्यों नहीं बोलते? अब जूतम पेजार कहां हुई है? जूतम पेजार कब हुई है? आपके कैंडिडेट के, आपके गठबंधन के कैंडिडेट की रैली के अंदर जूते चप्पल क्या थप्पड़ थप्पड़ चल रहे हैं और आपके पास जवाब नहीं है, और इधर की उधर लांगते रहते हैं आप लोग। नहीं, ये हिट एंड रन मत करिएगा, बाकी डिबेट शो में करते होंगे। एक से इनको ऑडियो डाउन रखिए ना, ये आज बात यही रुकेगी। ये अनुराग भदौरिया जी, आप बाकी डिबेट में शो में करते होंगे ये सब कुछ, बाकी चैनल्स में सबकी जाके करते होंगे आप। ये सर देश का सबसे प्रभावी शो है, आर पार कोई देश का सामान्य कार्यक्रम नहीं है। आप इधर ही आते हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है और मैं जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं। आपको करोड़ों व्यूअर्स देखते हैं यहां पर, इसलिए कुछ भी आके आए बाय साए नहीं बोलना चाहिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। आपके नेता महबूब अली ने बोला है और अभी कुछ देर पहले बोला है, इसीलिए खबर हमने प्ले करी है। जवाब दीजिए इस बात का, फिर आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपसे बता रहा हूं, नहीं वैसे आप 1970 की बात करेंगे? नहीं करते आप। सुधांशु जी तो 1970 1980 के नीचे तो उतरते नहीं है, 1950 में भी जाएंगे और सारी गलती नेहरू फैमिली और नेहरू की बात करेंगे, उनके जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने 6 साल पुरानी बात याद दिला दी तो इतनी पुरानी बात हो गई। अरे वाह अमीर जी, ये तो हद है, ये भी हद है कि मैं अगर वो 70 साल की बात करेंगे, मैं 7 साल की भी बात कर दूंगा तो ये पुरानी बात हो जाएगी। ये नहीं चलेगा। पार्टी में किसी तरह की कोई बात होती है, कार्यकर्ताओं में किसी न किसी वजह से आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो लोग आइडेंटिफाई हो पाए जिन्होंने पिटाई करी थी, निपट जाता है। उसमें पिटाई जो करी थी लोग आइडेंटिफाई हो पाए, वो बात खत्म, लोग आइडेंटिफाई हो पाए। अरे वो बिल्कुल जो आपस में, मेरी बात तो सुन लीजिए, ये कार्यकर्ताओं में आपस में कभी भी मतभेद रहते हैं। ऐसा नहीं कि समाजवादी में किसी में कार्यकर्ताओं में होती है, कभी किसी बात पे आदमी पिटाई कर देते हैं दूसरे की कार्यकर्ता, मिलके एक साथ लड़ाते हैं पार्टी को। नहीं तो अगर मतभेद होते तो एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं। जूते से नहीं पीटा था, जूते से ओके नहीं, जूता कमाल का लॉजिक है। मतलब अगर बीजेपी में 6 साल पहले अगर किसी ने जूता चप्पल चढ़ाया था तो आप कह रहे हमारे में भी चलना तो कॉमन फैक्टर ही है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, एक दूसरे से हो जाए किसी बात पे। सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। सुधांशु जी योर टाइम। अच्छा 5 सेकंड, मैं अनुराग जी को जवाब देना चाहता हूं। हो गया सर, 5 मिनट बोलिए, तब आप अपनी बात आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अनुराग जी आपकी बात का जवाब दे। अच्छा बोल लीजिए 5 सेकंड और। नहीं आप बोलिए सुधांशु, आप बोलिए। इनके 5 सेकंड नहीं होते सुधांशु जी। हाँ, अब अनुराग जी को मैं जवाब देना चाहता हूं। अनुराग जी ने जिस घटना का जिक्र किया, बिल्कुल मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे संत कबीर नगर के सांसद थे शरद त्रिपाठी। जो घटना हुई थी उसका चुनाव से कोई लेना नहीं था। एक मंडलीय समीक्षा बैठक में उनकी विधायक से व्यक्तिगत तू-तू मैं होते हुए बढ़ते बढ़ते बात यहां तक पहुंच गई कि हाथापाई और इस पे बात आ गई। परंतु हमारी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया? उनका टिकट कटा। पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी ने कितना टिकट काटा? जवाब दें अनुराग भदौरिया। ओके अनुराग भदौरिया, जवाब। ऐसे हवा में कह के मत चलिए। वो घटना कोई राजनीतिक नहीं थी, वो एक व्यक्तिगत लड़ाई हुई और व्यक्तिगत में भी ये माना गया कि जनप्रतिनिधि का आचरण और इस समय संयोग से उनकी मृत्यु हो चुकी है। सुन लीजिए, अब सुनिए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। युवा नेता थे, मगर मैं कहना चाहता हूं उनका टिकट काटा पार्टी ने, जबकि व्यक्तिगत लड़ाई थी। व्यक्तिगत में भी आचरण अशोभनीय था। आपने कितनों का टिकट काटा बताइए? अब व्यक्तिगत हो गई। हाँ, बताइए, आप बताइए, ये बताइए उसमें जो मारपीट करने वाला कौन सांसद था, कौन विधायक का नाम बताइए। कौन सांसद, कौन विधायक ने मारपीट की? बोलिए, बताइए किसने मारपीट की? अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो? मैंने ये संस्कार आपके पार्टी के जूते से मारेगा कोई सांसद एक विधायक को और आप कहोगे कि हमने टिकट काट दिया? ये आप बताइए, ये आपका लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं है पार्टनर, ये लॉजिक नहीं है। मानिए आप, हमारे यहाँ सांसद, किसी सांसद ने विधायक को पीटा हो तो बताइए, किसी सांसद ने विधायक को जूते से मारा हो तो बताइए। अनुराग आपने अपनी बात कर ऑडियो डाउन करिए अनुराग जी का। सुधांशु 30 सेकंड, देन हम बात पूरी कर लूं यार। आप तो नॉन स्टॉप फ्रंटियर मेल की तरह चालू हो जाते हैं। अब मैं दूसरा बताता हूं इन्होंने क्या किया। इनके तो विधानसभा में अध्यक्ष थे धनीराम वर्मा जी। अरे ये संविधान की व्यवस्था है कि विश्वास मत कभी भी ध्वनि मत से नहीं हो सकता। विश्वास मत ध्वनि मत से करवाया दिसंबर 93 में, और उसके बाद इतनी मारपीट हुई, हमारे तमाम नेताओं को स्टेचर पे आना पड़ा, जिसमें वर्तमान में हमारे राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा जी के सर पे चोट लगी।
और केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर के ऊपर आए। उसके बाद 22 अक्टूबर 1997 को समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय इतनी मारपीट हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर कि कई लोगों को चोटें आई। और आप तो वो हैं जिन्होंने 1994 में सपा की सरकार में मुलायम सिंह के शासनकाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दंगाई घुस गए, उनको फौज बुलानी पड़ी क्योंकि यूपी पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। मायावती जी के साथ 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, कितनों पे कार्रवाई की बता के जाना। अनुराग भदौरिया जी भाग के मत जाना। आपने जिस घटना का उल्लेख किया वो एक व्यक्तिगत घटना पे भी हमने सांसद का टिकट काटा, मैंने दर्जनों घटनाएं देखिए अमीर जी मैं आपसे क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले, सुधांशु जी 1990, 1993, 95, 97, 1970, 1980 उसी में जीते हैं, 5 साल पहले उसी सपनों में जीते हैं और हमने 6 साल पुरानी बात कर दी। अब फिर आप टोकने लगे, दिक्कत यह है कि आप जनता तक आवाज नहीं जाने देना चाहते। मैं कह रहा हूं मैंने 6 साल पुरानी लेकिन बात बड़ी खबर आ रही है भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए तिहाड़ प्रशासन को मुख्यमंत्री आवास से चिट्ठी लिखी है। ये समय की बहुत बड़ी खबर है और संजय सिंह कुछ देर में छूटने वाले हैं, ये भी बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता इस समय जुड़ी हुई है, मैं उनका रुख कर सकता हूं। अभिनंदिता माथुर जी, अभिनंदिता जी मेरा स्पष्ट रूप से सवाल है, आज एक आप लोगों ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो रहा है, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने बोला कि वजन तो जितना था उतना ही है, घर का खाना मिल रहा है और जो उनको और सुविधाएं चल रही हैं वो भी मिल रही हैं। क्या कहना चाहती हैं? और अब ये मामला। नमस्कार अमीश जी, कितनी ट्रैजिक सी बात है ना कि देश का डिस्कोर्स जो है चुनाव के 1 महीने या बल्कि 2 हफ्ते पहले इस हालत में है कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरा वजन घटा है तो अथॉरिटीज आके बोल रही हैं कि उनका वजन नहीं घटा है और पत्रकार उस पे बोल रहे हैं कि खाना मिल रहा है। ये तो कोई भी बात नहीं है, ये तो एक हम लोग आपस में एक ही देश के हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। कहने का अर्थ ये है, मैं बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं सकती हूँ, बट कहने का मतलब ये है, देखिए कि हम सब यहाँ एक वेल मीनिंग तरीके से पॉलिटिक्स में आते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना काम करें और डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि वाद विवाद हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको क्वेश्चन करूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये पूरा जो है एक तरफा हो, मतलब सिर्फ सत्ता पक्ष जो है वो अटैक्स, वो एजेंसीज का इस्तेमाल ऑपोजिशन पर करे। आज के अखबार में या आपने देखा होगा कि 2014 से अभी तक 25 ऑपोजिशन लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और किस तरह से उनमें से 23 को बरी कर दिया गया या ईडी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आगे नहीं की या किसी और एजेंसी ने बेल का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया बेल पे। तो ये कोई मजाक नहीं है ना, ये सारे भी तथ्य हैं। बात ये समझनी होगी कि अगर हम चाहते हैं कि ये देश अच्छा चले, आगे बढ़े, तो इसमें इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा हेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका इसमें मैं वाइडर रिएक्शन लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का भी नेगेटिविटी क्यों है, आम आदमी की प्रवक्ता ने एक बहुत ही वैलिड बात बोली, ये नेगेटिविटी पॉलिटिक्स में क्यों हो गई है? सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह तो राज्यसभा में आपके मित्र भी रहे हैं, वो बाहर आने वाले हैं, तो खुशी तो आपको भी होगी सुधांशु जी। देखिए, मैं कह रहा हूं संजय सिंह जी जब बाहर आने वाले हैं तो कहा जाता है कि लोकतंत्र की विजय हो गई और केजरीवाल जी को यदि छूट न मिले तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। मेरे विचार से न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा इस रूप में नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि केजरीवाल जी का वजन कम होने की बात, तो अभिनंदिता जी ने कहा कि ये बड़ी ट्रैजिक बात है। तो ट्रैजिक बात जानते हैं क्या? मैं आपके करोड़ों दर्शकों को बता देना चाहता हूं, तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन आता है, वो भारत सरकार के अधीन नहीं है। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। अब ये बताइए, उस सरकार का मुख्यमंत्री की तरफ से के बिहाफ पर यह कहा जा रहा है कि वजन कम हो गया है, और वो जिस सरकार का मुख्यमंत्री, उस सरकार का विभाग कह रहा वजन नहीं कम हुआ है। तो महोदया, ट्रैजिक बात तो यह हो जाती है कि सरकार झूठ बोल रही है या सरकार का मुखिया झूठ बोल रहा है, या सरकार का ही प्रयोग राजनीति में किया जा रहा है, या सरकार एक दूसरे की बात काट रही है। यदि वो भारत सरकार का हिस्सा होता तो आप एक बार आरोप लगा सकते थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात नहीं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी का वजन वाकई कम हुआ है। जो एक नैतिक वजन था, जो बाद में वजन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौर में 12 साल पहले,
वो वजन तो एकदम खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। जो एक वजन था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, सारी संसद चोर है, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, और जब आप लोग जाके लालू प्रसाद यादव जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, जो कितने जमाने से जेल जा चुके उनके साथ खड़े हो गए, तो वजन तो कम होना ही होना था। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, बार बार ये जो आरोप लगाया जाता है ना हमारी सरकार पे कि ये लोग जेल में जा रहे हैं, तो मैं एक ही सांस में बता देना चाहता हूं। जी राहुल जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं वो 2013 अक्टूबर में हुआ था, दिल्ली के हाई कोर्ट के द्वारा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी और ए राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाणी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस 2007 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, लालू यादव 97 में जेल गए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में। मेरे भाई 30 साल से जेल में आने जाने, अंदर बाहर का खेल चल रहा है, और आकर ये हल्ला मचा रहे हैं। देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, और आज कोई भी जाके इंटरनेट पे चेक कर सकता है कि इनके गुनाहों की फेहरिस्त कितनी पुरानी है। दुख की बात यह है कि केजरीवाल उनके साथ खड़े हो गए, इसीलिए वजन कम। जवाब ले लेते हैं। ओके, आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन का जवाब जरूरी हो जाता है जी। ओके, बोलिए मैडम। जी देखिए सुधांशु जी बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं बहुत सारे आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों की तरह हूँ जो अपने जॉब्स वगैरह छोड़ के देश के लिए कुछ अच्छा करने आए हैं, तो मुझे 2 मिनट पेशेंटली सुनिएगा। आपने एक फहरिस्त पढ़ी, एक फहरिस्त हमारे पास भी है, और इनफैक्ट वो अखबार में आई है, इंटरनेट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अजीत पवार का केस है, मुंबई पुलिस का शट हो जाता है केस। 2023 में एनसीपी में वो शिफ्ट होते हैं, वो केस इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आता है। एफआईआर हुई थी अजीत पवार, शरद पवार और अदर्स के ऊपर। ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाला केस है। अब इसकी फ्लिप फ्लॉप की क्रोनोलॉजी ये है कि अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू का ये केस रजिस्टर करती है, सितंबर में ईडी प्रोब बिगिन करती है, अक्टूबर में क्लोजर रिपोर्ट आती है, ईडी उसको चैलेंज करती है, ईडी फिर चार्जशीट फाइल करती है और अजीत पवार को नेम करती है। जून 2022 में सेना स्प्लिट होती है, एनडीए के साथ वो चली जाती है। एक सेकंड लेकिन पॉइंट ये है कि वजन के मामले में झूठ बोला गया, जैसा बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के वजन के मामले में झूठ बोला गया। और जनवरी में जो फाइल्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। करंट स्टेटस ये है कि ईडी ने अपना जो इंटरवेंशन है वो कोर्ट से हटा लिया है। जवाब ले लेते हैं। सारा देश बहुत बेवकूफ है, सब क्रिमिनल है। एक बीजेपी है जो बहुत पवित्र पार्टी है, और वो इतनी पवित्र है कि वो हर जगह से जो है एक से एक तरफ वजन का गोलमाल क्या है? ये एक लिमिट होती है। आप लोग ऑलरेडी सत्ता पक्ष में हैं, आप लोग ऑलरेडी जीत रहे हैं, तो आपको चंडीगढ़ इलेक्शन जैसी टुच्ची हरकत करने की जरूरत क्या है? आप लोग ऑलरेडी सत्ता पक्ष में ऑलरेडी जीत रहे हैं, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? विपक्ष तो कह रहा है कि आप जीत रहे हैं। 6 महीने सुधांशु जी, आप तो व्यक्तिगत तौर पे संजय सिंह को जानते हैं। 6 महीने वो जेल में रहे हैं। जी बिल्कुल भाई, राज्यसभा में इनके साथी थे। बीजेपी के लोग कब आंखें खोलेंगे? अनुराग भदौरिया भी वजन पे बोलना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी वजन पे बोलना कुछ चाह रहे हैं, उनके पास कुछ है डिटेल, वो मिलकर आए लग रहा है आज। ओके सुधांशु, पहले आप जवाब दीजिए। वजन तो बाकी। एक सेकेंड, आप मिल के आए, मैं आपसे डिटेल लूंगा क्या? आप मिल के आए हैं तो मैं डिटेल आपसे लूंगा। 10 सेकंड ज्यादा नहीं, एक सेकंड मिल के आए हैं तो आप खड़ा करिएगा। एक सेकंड सुधांशु, पहले सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सुधांशु जी देखिए, अभिनंदता जी ने जो बोला, ये बताइए 2019 के सेकंड हाफ में सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में? तो महाविकास आघाड़ी की सरकार। अजीत पवार पे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि क्लोजर रिपोर्ट कब फाइल की गई? 2021-22 में, तब महाविकास आघाड़ी की सरकार। जो आप बोल रही हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की वो न्यूज है जिसमें सिर्फ हेडिंग में ये लिखा है। आप अगर न्यूज में पढ़ेंगे तो उसमें क्लोजर का कोई उल्लेख नहीं है और ना कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि कौन सा केस क्लोज हुआ। हमने किसी का केस क्लोज नहीं किया है, पर समस्या यही है कि आपने जब ये उत्तर दिया तो आपने मेरी इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये लोग पिछले 3 पीढ़ी अपने टर्न पे। आप बोल रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। झूठा है क्या? आप बोल रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कृपया आपने अपने टर्न पे बोलिए। जब आपने ये बात बोली तो आपने मेरी बात का, अरे भाई आपने बोल चुकी वो, अब मैंने अपने टर्न का इंतजार किया, आप भी अपने टर्न का इंतजार करिए। जब आपने ये बात बोली तो आपने स्वीकार कर लिया कि 1990 से लोग जेल आते जाते रहे हैं,
तो आपका यह आरोप पूरी तरीके से धराशायी हो गया कि ऐसे दूध के धुले थे जो 2014 के बाद पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते जेल में जाने लगे। पहली बात यह साफ हो गई। दूसरा, आप जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं उसके अंदर बताइए कौन कौन से केस की क्लोजर रिपोर्ट लगी है। किसी केस की क्लोजर रिपोर्ट नहीं लिखी है, सिर्फ उसमें हेडिंग लिखा और उसके बाद जिन क्लोजर रिपोर्ट्स का वर्णन, उसमें बहुत सारे तो इन्हीं के सरकार के समय में विड्रॉ हुए हैं। हमने किसी का कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। केस विड्रॉ क्या होता है अनुराग भदौरिया की पार्टी से पूछिए। 2007 में मुलायम सिंह के खिलाफ केस होता है। देखिए, ये पुराने केसेस की तरफ हम जाएंगे तो उस पर ऑलरेडी 5 मिनट की चर्चा हो चुकी है। लेकिन अभिनंदिता जी, जो सबसे मूल सवाल है, जो सबसे पॉइंट सवाल है, उसका 20 सेकंड में जवाब। ये वजन का मामला क्या है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये वजन के मामले को उठाकर बाकी चीजों से ध्यान हटाया जा रहा है और वजन को कुछ नहीं हुआ। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है, तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान आया है। अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में टेबल कुर्सी चाहिए थी, वो भी मुहैया कराए गए हैं। तो ये वजन का गोलमाल क्या है? मेहरबानी है क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इतना ख्याल रखना वाकई बहुत बड़ी बात है। देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वजन का बात ये है, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये फहरिस्त जो है, ये इतनी बड़ी लिस्ट है। मैं एक फंडामेंटल बात ये कह रही हूँ जिसका जवाब नहीं है कि प्रफुल्ल पटेल आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं, अजीत पवार आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं वजन के ऊपर। अनुराग जी, आप आज अरविंद जी से मिलके आए हैं क्या? ये बताइए। एक सेकंड, सुधांशु मैं आपको मौका दूंगा। अनुराग भदौरिया, आप अरविंद जी से मिलके आए हैं क्या आज? देखिए, बड़ी कमाल की बात है, वजन तो सुधांशु जी का गिर गया है। इतनी नफरत, आपके साथी थे, बोल देते हमें खुशी है। मुझे तो खुशी हुई जब आप राज्यसभा में गए थे। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है कि मेरा साथी एक राज्यसभा में गया है। अरे वो जेल से बाहर आए संजय सिंह, कि आपका सुधांशु जी जेल से बाहर आए थे, जेल से छूट के आ रहा तो खुश होइए ना। अरे जेल से छूट के आ रहा, खुश होइए ना। चलिए, वक्त एक अंतराल का है, लेकिन टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ वापसी हम करेंगे। आप देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज। टक्कर का बुधवार एडिशन, सत्य और तथ्य। आज वार्निंग है आप लोगों के लिए, जरूर देखिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं व्यूअर्स, जिसका सरोकार आपके घरों से है। इसका सीधा इंपैक्ट, असर आपके छोटे छोटे बच्चों पर है और इसका खामियाजा भी आपका परिवार भुगत रहा होगा या भुगतेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आजकल परिवारों में ये प्रथा आम है, सामान्य सी बात है कि चलो आज खाना घर पे नहीं बनाएंगे बल्कि बाहर से मंगवाएंगे। यानी किसी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन से खाना ऑर्डर करना आजकल बेहद कॉमन ट्रेंड और सरल बन चुका है। और इस ट्रेंड पर भरोसा इतना है कि खाने की डिलीवरी के बाद उसकी क्वालिटी के बारे में कोई जांच पड़ताल तो करने की आवश्यकता ही नहीं है जी। बाहर से आया तो अच्छा होगा। कुछ वक्त पहले तक तो फोन का जमाना था, रेस्टोरेंट्स को फोन करके खाना ऑर्डर किया जाता था। अब एप्स का जमाना है तो ऑफर्स की भरमार है, यानी मील पर डील है। फायदेमंद डील्स को चूज करने के ढेरों ऑप्शंस आपको लगता है कि बड़े रेप्यूटेड फूड डिलीवरी ऐप के जरिए ये रेस्टोरेंट भी ठीक होंगे जहां से खाना आ रहा है, तो जांच क्या करनी। तो आज खाने का सेहतमंद होना लाजमी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर की दाल रोटी छोड़कर जिस खाने पर आप आंखें मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, जिसे मंगवा रहे हैं पैसे देकर, वो कितना महंगा साबित हो सकता है। आप सोचेंगे आज अचानक ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, अमीश देवगन में क्या हो गया है, वो ऐसी बात क्यों कर रहा है। और वो मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं कि पटियाला की एक लड़की ने केक ऑर्डर करा अपने जन्मदिन का और वो केक जानलेवा निकला। जोमेटो के थ्रू वो केक ऑर्डर हुआ और वो केक जानलेवा निकला और उस जानलेवा केक से उसकी जान चली गई। लेकिन आप सोचेंगे आज अचानक ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूं। अमीश देवगन आज तमाम पॉलिटिकल हलचलों के बीच ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बातें क्यों लेकर आ गए हैं। इसकी वजह, जैसा मैंने आपको बताया, पटियाला में 10 साल की मानवी है जो हंसी खुशी थी और अपना जन्मदिन मना रही थी और जन्मदिन की प्लानिंग कर रही थी। उसका पूरा परिवार खुश था और इसी खुशी को चार चांद लगाने के लिए केक मंगवाया गया और फूड डिलीवरी ऐप से ये केक ऑर्डर किया गया। घर पर केक डिलीवर हुआ। मानवी ने हंसी खुशी के साथ एक बड़े ऐप से, जोमेटो से ये केक ऑर्डर हुआ था और केक मंगवाया गया। लेकिन उस जन्मदिन के बाद की सुबह वो कभी नहीं देख पाई, क्योंकि सुबह होते होते उसने दम तोड़ दिया था। ये परेशान करने वाली खबर है,
क्योंकि इस बेकरी से केक, जिस बेकरी से केक मंगवा गया था, वो जांच में बिल्कुल फर्जी निकली। यानी उस परिवार ने गुमनाम बेकरी से अनजाने में जानलेवा केक ऑर्डर कर दिया। लेकिन ऐप वाले इस सिस्टम पर भरोसा इतना है कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि वो बर्थडे केक उस परिवार के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित होगा। और ये सिर्फ पटियाला की बात नहीं है, ऐसी कई किस्से कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि रेडीमेड खाने का चलन लोगों ने आंखें बंद करके स्वीकार कर लिया है और शायद वो अपनी जान से ऊपर इस खाने को रखते हैं, वो मील को नहीं ऊपर रखते। घर का मील फायदेमंद है, ये डील फायदेमंद नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपके लिए था व्यूअर्स। नमस्कार, शुभ रात्रि।